नमस्कार, मैं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आईडी स्पेशल। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सीधे सीधे हमारे जनप्रतिनिधियों के उस व्यवहार से जुड़ा है। उस एक न केवल हम कहें जो शब्द का उपयोग हम लोग हमेशा करते हैं वो है कैरेक्टर। अगर आप समय को खो देते हैं उचित समय को, तो फिर हो सकता है कि थोड़े से प्रयत्न के बाद वो समय आपको वापस मिले। अगर आप धन खो देते हैं, पैसा खो देते हैं, तो हो सकता है थोड़े प्रयत्न के बाद वो पैसा भी आपको मिल जाए। लेकिन आप एक बार अपना कैरेक्टर खो दिए तो फिर आपको वो कैरेक्टर दोबारा नहीं मिलेगा, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए। हालांकि दोनों राज्यों की हम बात करने वाले, यहां पर छत्तीसगढ़ की भी बात करने वाले और मध्य प्रदेश की भी, और दोनों जगह पर किस प्रकार से दो नेताओं के खिलाफ ये जो कैरेक्टर को लेकर एक व्यू रचना आप कह सकते हैं वो सामने आई है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कई दफा आरोप तो बहुत सारे लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब जांच होती है और जांच के बाद फिर सारी चीजें एक एक करके सामने आती है तो फिर पूरी स्थिति चेंज हो जाती है। तो इस विषय पर हम चर्चा को शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भानु प्रतापपुर में जो आरोप लगे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ, और साथ ही साथ अगले चरण में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ भानु प्रतापपुर की। तो भानु प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो बनाए गए हैं उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी आपको पता है, पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कई सारे सवाल पूछे हैं, और ये सवाल पूछे हैं कि भाई ये आखिर जानकारी क्यों छिपाई गई, तमाम सवाल हैं। आगे ये भी कहा कि नेताम का नामांकन निरस्त किया जाए, और साथ ही साथ झारखंड के सीएम से भी मोहन मरकाम ने एक मांग की है, और वो मांग है ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी की मांग। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा हो चुका है, इसमें सियासत कितनी हो रही है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार में धकेलने, नाबालिग का शोषण का अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से पूछना चाहता हूं, किस मुंह से ऐसे व्यक्ति के लिए भानु प्रतापपुर की जनता से वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। निर्वाचन अधिकारी से हम मांग करेंगे कि इनका फॉर्म निरस्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने शपथ पत्र में भी इस चीज को छुपाया है। आज भानु प्रतापपुर विधानसभा की उपचुनाव हो रहा है। ये इनकी हार की जब विधानसभा में हार जब दिख रही है तो ये साजिश रच करके, ऐसा षड्यंत्र रच करके मुझ जैसे मेरे चरित्र पर नुकसान पहुंचाने के लिए, धक्का पहुंचाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, बयान लगभग ब्रह्मानंद नेताम की ओर से वही आया है कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इसके निराधार मानता हूं, साजिश है। और इस तरह के आरोप, इस तरह के बयान आप लगातार सियासत में सुनते भी आए हैं। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, अभय नारायण राय जी जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। और के एस चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का लगातार पक्ष रखते हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। स्वागत है आप दोनों का सर। अभय नारायण जी, नेताम जी तो बोल रहे हैं कि ये सर चुनाव के लिए था, इसलिए मेरा जिक्र कर दिया, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सब बेबुनियाद हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, हालांकि कल पीसी भी हमने देखी थी, लेकिन आज आप भी कई सारी चीजें बता दीजिए जनता को। विवेक जी, ये डिबेट आप बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पे कर रहे हैं। कैरेक्टर और चरित्र को लेके जो आपने कोटेशन कहे शुरू में कि धन जाएगा तो आ जाएगा और कोई चीज खोएगी तो वो भी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक बार चरित्र जाएगा तो वापस नहीं आता। तो इस विषय पे राजनीति करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस उपचुनाव को महत्वपूर्ण उपचुनाव बता रही है, जिस उपचुनाव को वो सेमीफाइनल का चुनाव बता रही है, प्रत्याशी चयन कैसे व्यक्ति का आपने किया है। जब उनके ऊपर मुकदमा था, उनके ऊपर
सारे सबूत मुकदमे के यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंच गए, तो उसके नहीं कर रहा है जो इसका आरोपी है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कहाँ गए जिन लोगों ने ब्रह्मानंद नेताम की खोज की, उनको मैसेज दिए, क्या पता किया उनके बारे में। और सबसे बड़ी बात चुनाव में होती है कि आपने रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं किया, आपने फॉर्म में भरा नहीं, आपको तो संवैधानिक शपथ लेनी होती है कि जो मैं कह रहा हूँ शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, उसमें आपने उस जानकारी को छिपाई, जो कि निर्वाचन के लिए भी अपराध है और वैसे भी वो अपराध है कि आपने कुछ छुपाया है। संपत्ति बतानी पड़ती है, बच्चे बताने पड़ते हैं, पत्नी का नाम बताना पड़ता है, बहुत ही ऐसी फॉर्मेलिटी है। तो चुनाव के पहले जब आप फॉर्म भरते हैं तो शपथ लेके करते हैं, तो आपने तो शपथ गलत लिया, आप विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं और जो फॉर्म भरने का शपथ है उसमें ही आप झूठ बोल रहे हैं। ये कलेक्टर आपके सामने आया, आपके खिलाफ जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी और बहुत गंभीर आरोप भी आपने लगाया है के.एस. चौहान जी। आरोप ये है कि हलफनामे में वो जानकारी ही नहीं दी गई। के.एस. चौहान जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। कहा था जी, आप ही के सवाल का भारतीय जवाब। जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की स्थिति है, हाँ। ना नेता है ना नेतृत्व ठीक है, है। के.एस. चौहान जी। अरुण साव और नारायण चंदेल को आपने कमान सौंपी, वो बस्तर को जानते ही नहीं, वो ब्रह्मानंद नेताम को जानते नहीं, उन्होंने टिकट बांट दी। यही 2023 में करेंगे वो, जब तक अपनी पहचान बनाएंगे, लोगों को पहचानेंगे, चुनाव निकल जाएगा। ठीक है, बोलिए के.एस. चौहान जी। विवेक पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का अपमान है, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है, और अपराधीकरण की ओर भाजपा जा रही है। चलिए चौहान जी प्लीज आपकी ओर से जवाब। हाँ, पांडे जी आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि जनता को ये पता रहना चाहिए, क्या उजागर होना चाहिए कि सच क्या है एक्चुअली, ताकि स्पष्ट हो सके, सभी चीजें उजागर हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। हम सब पढ़े लिखे हैं और सब पूरी जनता भी जागरूक है आज की डेट में। किसी के आरोप लगाने से कुछ सिद्ध नहीं होता है। आप खुद समझदार हैं, हम पूरी लॉजिक बातें करेंगे आज। ये जो चुनाव होता है ये उद्देश्यों की लड़ाई होती है, ये मुद्दों की लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। ये एक कर्मशील लड़ाई है। दूसरी बात यह है कि अरे आप मेरे को बोलने दीजिए, ठाकुर साहब उनका पक्ष भी ले लेते हैं। मैंने आपको बोला नहीं, बोलने दीजिए आप मेरे को। चुनाव का उद्देश्य बोलने दीजिए, चुनाव में विचार क्या है, इसके लिए डिबेट नहीं है। डिबेट कलेक्टर के ऊपर है, ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर। चलिए ठीक है, ब्रह्मानंद जी पर ही जवाब दे दीजिए के.एस. चौहान जी। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज की डेट में जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें कांग्रेस पार्टी हार रही है। इस वजह से ये क्या करे, उस वजह से ये सब चीजें आई है। इतने निचले स्तर पे जाके राजनीति करना कांग्रेस पार्टी की एक खूबी बन गई है। दूसरी बात ये है कि 18 तारीख को जब आपको दावा आपत्ति करने का मौका मिला था तब आपने क्यों नहीं की? आपने ये अगर सच था, अगर ये सही था, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह आप पहले चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? दूसरी बात और सबसे मेन बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि हर कांग्रेसी को पता रहनी चाहिए और किसी भी कांग्रेसी के पास इस चीज का जवाब नहीं है, मैं ठोक के बोलता हूं, वो ये है कि निर्भया हत्याकांड के बाद, देश में निर्भया हत्याकांड के बाद इस तरीके के जो मामले थे वो फास्ट ट्रैक पे आ गए थे। फास्ट ट्रैक पे होने के बाद 2019 गया, 2020 गया, 2021 गया, 2022 गया, अभी आप ये मामला को ला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये मामला 2019 में होता तो एक सम्मन्स आता। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, जिस हिसाब से ये बताया गया है ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक सम्मन्स आया, गिरफ्तारी होती, वहां पर बेल होती, नहीं होती, जो भी होता, ये होता तो सही, लेकिन और हमारे ब्रह्मानंद नेताम जी कौन से मतलब अदृश्य हो गए हैं, कौन से मतलब कहीं छुप गए थे? वो तो जननेता है, वो आके पुलिस आती, उनसे संपर्क करती, वहां पर झारखंड लेके जाती, उनके बेल करवाती, सम्मत तो आया नहीं।
अगर आपके पास कोई सम्मत नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, आप दोनों के वक्तव्य पर आप बोल रहे हैं जी। पांडे जी हाँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मेरी बात एक पूरी होने दीजिए कि इन्होंने बोला कि शपथ पत्र में ये इंगित क्यों नहीं किया गया। हाँ। तो इसलिए आपके पास कोई आरोप है ही नहीं, आपको पता है ही नहीं, तो आप कैसे उसको इंगित करेंगे। बहुत संजीदा पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गंगेश द्विवेदी जी। गंगेश जी, क्या ये जो भानु प्रतापपुर में अभी एक मुद्दा तो नहीं कहूंगा सर, मुद्दा बहुत ही स्तरहीन शब्द लग रहा है मुझे प्रयोग करते हुए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्या प्रयुक्त जुबानबाजियों में अब नए कलेवर आ गए हैं। लेकिन सर, अगर ये वाकई में सही हुआ, या मान लीजिए आगे जांच में नेताम जी दोष मुक्त हो गए, हालांकि अब ये तो जांच चलेगी, कैसा क्या होगा पूरा एक परिपाटी पे आएगा, सिस्टम के अधीन होगा। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया सर इस गंभीर विषय पर। देखिए, सच्ची बात तो यह है कि वास्तव में ये जो राजनीतिक रस्साकसी चल रही है जी सर, दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है जी। इसलिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ वहाँ पे सबूत ढूंढने का प्रयास में जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ ये मुझे लगता है जो भी वाकया है उसी का ही परिणाम है, और इसमें अगर नेताम जी दोषमुक्त होते हैं तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान होगा पार्टी को जी। मतलब सर, आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर नेताम जी के ऊपर मान लीजिए कि आरोप सिद्ध हो गए तो इससे बीजेपी का नुकसान है, और अगर नेताम जी दोष मुक्त हो गए तो इससे कांग्रेस का नुकसान है। सीधी सीधी खरी बात ये समझे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अभय जी, चूंकि वार्तालाप में आपकी पूरी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई थी, बिल्कुल संक्षिप्त में प्रतिक्रिया दीजिए सर। देखिए, मैं चौहान जी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करूंगा जी कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाइए। अगर आपसे गलती चयन हो गया है तो जनता से माफी मांग लीजिए और दोबारा ऐसी गलती आप ना करें, इसकी व्यवस्था करिए। आप बचाव में खड़े मत होइए, बचाव में खड़े मत होइए। ऐसे व्यक्ति का बचाव करना आदिवासी समाज का अपमान है, अपनी बात पीड़ित बच्ची का अपमान है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। जिन लोग, मैं तो दोषी उनको मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने प्रत्याशी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दोषी है। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम चयन समिति के लोग दोषी हैं। ठीक है, चयन समिति दोषी है। के.एस. चौहान जी, सच है वो सामने अभय जी कह रहे हैं चयन समिति का दोष है कि वो प्रत्याशी का चयन सही तरीके से नहीं कर पाई। एकदम छोटी प्रतिक्रिया। पांडे जी, सबसे मेन बात यह है कि इनको जांच वाच से कोई लेना देना नहीं है, इनको आरोप से कोई लेना देना नहीं है। इनका गेम प्लान है कि 10 से 15 दिन तक सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम जी की छवि खराब कर दी जाए, क्योंकि ये हार रहे हैं। ये कामों के हिसाब से जीत नहीं पाएंगे, ये कोई भी हिसाब से जीत नहीं पाएंगे। इस वजह से 10 से 15 दिन तक इनको छवि खराब करना है। और आपके ठाकुर साहब जो प्रवक्ता है वो ये तो बता नहीं पा रहे हैं कि सम्मत क्यों नहीं आया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस बात का आंसर पूरी छत्तीसगढ़ के पास नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के नेताओं के पास, कांग्रेस नेताओं के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और चलिए, सुरेन जी और मुख्यमंत्री जी का, सुरेन जी जो मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन जी और मुख्यमंत्री जी का ये रिश्ता कितना गहरा है वो हम सब जानते हैं। चलिए ठीक है, दोनों ओर से वार पलटवार जारी है। मैं आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, इतना ही हमारे पास समय था। के.एस. चौहान साहब, अभय नारायण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश से जुड़े सियासत के इसी मुद्दे की, जिसमें कैरेक्टर ही बिल्कुल दायरे में आ रहा है। पहले हम भानु प्रतापपुर की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक, इनका नाम है उमंग सिंगार। उमंग सिंगार पर दरअसल आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उन पर दुष्कर्म का केस दर्ज होता है। धार के नौगांव थाने में एक दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, इस विवाहित महिला ने दरअसल उमंग सिंगार पर एफआईआर दर्ज कराई है और दुष्कर्म के साथ ही साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार के भी आरोप लगाए हैं। ये उस महिला के ओर से आए। गंधवानी से फिलहाल एमएलए हैं कांग्रेस के उमंग सिंगार। कमलनाथ सरकार में वन मंत्री भी वो रह चुके हैं।
फिलहाल वे फरार बताए जा रहे हैं। जो अभी तक हमारे पास जानकारी मिली कि रेप केस दर्ज होने के बाद से वे फरार हैं। महिला का दावा है कि 16 अप्रैल को उमंग सिंगार से उसकी शादी हुई थी। ये महिला का दावा है। सरकार की ओर से गृह मंत्री का बयान भी आया। गृह एवं जेल मंत्री ने यह कहा है कि एमएलए उमंग सिंगार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नौगांव पुलिस ने यह बात उन्होंने कही है। और अब आपको हम बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी आया इस पूरे केस में। वो दरअसल नया मोड़ ये है कि उमंग सिंगार का ये कहना है कि वो महिला जो भी आरोप लगा रही बेबुनियाद है। पैसे ऐंठने के लिए महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं। ये बात उमंग सिंगार कह रहे हैं। पहले हम आपको सिलसिलेवार सियासतदानों की बात सुना देते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक उमंग सिंगार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। राहुल गांधी की जो कन्याकुमारी कश्मीर तक की पदयात्रा चल रही है, इसमें जिस तरह से एंट्री में स्वागत की जो खबरें आ रही हैं उससे बीजेपी परेशान है और बहुत से विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो नहीं होने पर वो इस तरह के फर्जी मामले दर्ज करा रहे हैं। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये विधायक का मामला है, पूर्व मंत्री का मामला है। इस तरह से एफआईआर कर देना ठीक नहीं है। पहले इसकी जांच होना थी, उसके बाद कोई अगर बात सामने आती तो बात होती। बट ये केवल कांग्रेस के विधायक को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का विधायक डरेगा धमकेगा नहीं, न कोई बीजेपी में जाएगा और न सब राहुल गांधी जी की पदयात्रा जो 13 दिन की है उसमें जोर शोर से भाग लेंगे। कल 20 नवंबर को थाना नौगांव में विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ घरेलू हिंसा 498 है, 377, 376 2N, 323, 294, 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। और इस पीड़िता के बताए अनुसार पुलिस ने मुकदमा कायम करके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो देखिए, अभी मामला जांच में है, इसलिए हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि फला व्यक्ति की ओर से ये झूठी शिकायत है या फला व्यक्ति झूठा है, क्योंकि मामला अभी जांच में है। और हमें इतने संवेदनशील मुद्दों को समझना भी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि देखिए, जब तक कोर्ट किसी व्यक्ति के बारे में आरोप सिद्ध न करते तब तक वो व्यक्ति दोषी नहीं होता है। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं पहली प्रतिक्रिया राम पांडे जी आपसे लेना चाहूंगा। उमंग सिंगार जी की ओर से जो एक नया बयान उन्होंने जारी किया है, जो खबरें हम लोग के अभी तक पास आई है वो ये है कि वो कह रहे हैं ब्लैकमेल के आरोप लगा रहे हैं उस महिला के ऊपर। वो कहना है कि पैसे का दबाव डाला जा रहा है और वो उनकी राजनीतिक जो पूरी एक प्रॉस्पेरिटी उनकी तैयार है उसको खत्म करना चाहती है। जी 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 जी, जो भी मामला है महिला को न्याय मिलना चाहिए और न्याय प्रक्रिया जो है वो अपना काम करेगी। कोर्ट अपना डिसीजन देगा और जिस पर भी ये आरोप लगता है मैं समझता हूँ उसका बचाव किसी पार्टी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बलात्कारी हो या दुष्कर्मी हो, अपने लोगों का बचाव पूरी ताकत से करती है। जैसे कुलदीप सेंगर, इनके जो बलात्कारी विधायक थे, जब उन पर बलात्कार का केस लगा था तो भारतीय जनता पार्टी धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, मोमबत्तियां जलाना,
बाप की हत्या करवाना, लड़की को परिवार वालों को प्रताड़ित करना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि यदि किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक और कार्यकर्ता के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहती है। इसी प्रकार जो चिन्मयानंद, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता, सांसद, उन पर बलात्कार का आरोप लगा, तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी ने बचाव किया। पांडे जी आज के मुद्दे पे रहे ना पांडे जी, आज मतलब भारतीय जनता पार्टी को बलात्कार करने का वो है, बताओ आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर। देखिए ना तो मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, शायद आपने सर मेरी बात, सर पांडे जी आपने शायद मेरी बात पूरी सुनी नहीं। ना तो मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ना दिव्या जी को दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ केवल आज के बारे में बात कर लीजिए सर। जी, तो मैं नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में ही बात कर लेता हूँ। उन्हीं ने स्टेटमेंट दिया है ना, ये अभी एक महीने पहले भी देखा आपने, मंच पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के पैर पकड़कर खींच रहे हैं ये नरोत्तम मिश्रा जी। फिर देखा कि कैमरे सामने है तो छत की तरफ देखने लगे। वो अपनी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का ही सम्मान नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नरोत्तम मिश्रा जी से दूर भागती हैं। आपके पास वो वीडियो नहीं हो तो मैं दे दूंगा आपको, और उस पर किसी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चैनल ने डिबेट नहीं की है। तो ये काम कौन कर रहा है और स्टेटमेंट कौन किससे दिलवाया जा रहा है? जो महिलाओं का स्वयं सम्मान नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उससे प्रताड़ित है, वो स्टेटमेंट दे रहा है उमंग सिंगार के बारे में। और उमंग सिंगार को बीजेपी में लाने का कितना प्रयास किया जा रहा था। ये बार बार कहा जा रहा था कि उमंग सिंगार हमारे संपर्क में है, पैसा देने का लालच उमंग सिंगार को किया जा रहा था। चलिए मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पार्टी में नहीं गए तो इनके लिए उमंग सिंगार बुरे हो गए। बताइए दतिया में ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है जिस पर पुलिस केस नहीं लगाया हो? गृह मंत्री ने दतिया में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता पर पुलिस केस लगा रखा है। तो ये तो विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का काम भी साथ में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं दिव्या गुप्ता जी, हमारे पास समय बहुत कम है, चूंकि पांडे जी ने अपनी बात रख ली है, आपकी प्रतिक्रिया। मेरा निवेदन ये, राम पांडे जी एक बार शुरू हो जाते तो खत्म होने का नाम ही लेते। वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट सब एक ही बार में बांट देते। विषय कुछ भी हो उनको बोलना वो उसी दो बिंदुओं पर है। विषय ये है कि क्या संगारवी ने कुछ गलत करा है या नहीं करा है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है नहीं खड़ी है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने उनका साथ दे दिया, साथ छोड़ दिया। अब एक बात ये कि आपके विधायक आप साथ छोड़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि महिला को न्याय मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन आपके विधायक, कांग्रेस के सिटिंग विधायक अगर इस तरह के कृत्य करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी की क्या छवि दिखाई जा रही है, ये तो बता दीजिए। क्या छवि लेके चल रहे हैं आप? एक तरफ आपकी यात्रा शुरू होने वाली है वॉकथ ऑन, दूसरे में आपके जो मंत्री हैं। अच्छा, फिर एक और हैरानी की बात ये देते हैं कि महिला ने मेरे पर पैसे का आरोप लगाया। पैसा कितना पैसा? 10 करोड़। मतलब इन द सेंस कि उस महिला को पता था क्या कि आपकी 10 करोड़ है आपके पास? और ये जी और ये 10 करोड़ है तो ये आए कहाँ से? चलिए ठीक है, ये वाजिब सवाल आपने पूछा है। बिल्कुल मैडम, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं। देवदत्त जी, बहुत कम समय सर, अंतिम प्रतिक्रिया। जी देवदत्त जी। देखिए, अब हम और आप लगातार जो चर्चा करते हैं जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते जो राजनीति से परे हटके होते। ये तो अपराधी, पुलिस और जिसका मामला है सब उसमें होना चाहिए। इसमें क्यों पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी हो, ये सब होना चाहिए। ये सब सिद्ध हो जाएगा एक समय कि कौन क्या है कौन नहीं। और राजनीति से प्रेरित ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की सरकारें बदलती रहती हैं, जी जी, सब आती जाती रहती हैं। तो इस मुद्दे को मुझे लगता है कि गैर राजनीतिक करना चाहिए। अच्छी बात आपने कही सर, बहुत धन्यवाद। राम पांडे जी, दिव्या गुप्ता जी, देवदत्त दुबे जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल एक बात लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि कहावत है कि एक बार जवानी चली गई तो वो भले ही दोबारा आ सकती है, पैसा चला गया तो भले ही दोबारा आ सकता है, लेकिन एक बार चरित्र चला गया, कैरेक्टर चला गया तो वो कभी दोबारा नहीं आता। इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है, क्या कुछ होगा आगे हमें पता चलेगा। एनडी स्पेशल में इतना ही, मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।